ओके बच्चों, तो ईएमआई चल रहा था हमारा, एलआर सर्किट पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। आज अपन सबसे पहले तो एलआर सर्किट का डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर बॉक्स मैंने आपको दिया था होमवर्क में, पहले उसके डिस्कशन से शुरुआत करते हैं। हाँ वही निमित, बिल्कुल सही। इस बार बहुत मेहनत करी लोगों ने, बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। चलो, तो मैं बिगिनर बॉक्स ओपन कर रहा हूँ मेरे पास। आप लोग भी जल्दी से अपने पास बिगिनर बॉक्स ओपन कर लीजिए। हम सबसे पहले बिगिनर बॉक्स डिस्कस करते हैं। तो एलआर सर्किट का बिगिनर बॉक्स हमें डिस्कस करना था। ये रहा हमारे पास बिगिनर बॉक्स नंबर 7, BB7। तो BB7 डिस्कस करना है। 9 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझको इसमें, तो बताते जाओ आपके क्या क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी 5, 7, 8। चलो 5 से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में समस्या क्या है, यहाँ से शुरुआत करें अपन की क्या समस्या है, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, बताओगे मुझे। Consider the circuit shown in the figure. Find the current through the battery a long time after the switch S is closed. तो क्या फर्स्ट पार्ट आया क्या कि नहीं आया? सी में डाउट है। फाइंड द करंट थ्रू इंडक्टर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। देखो एक टाइम कांस्टेंट उन्होंने स्विच ओपन कर दिया है पार्ट बी में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। सपोज द स्विच इज ओपन एट t इक्वल टू 0, तो स्विच को वापस ओपन कर दिया है। जब स्विच को ओपन करोगे तो उसके बाद क्या बचेगा सर्किट में? सिर्फ इंडक्टर और रजिस्टर बचेंगे ना। स्विच ओपन करने पर जो सर्किट बनेगा वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सर्किट होना चाहिए। ये स्विच ओपन हो चुका है और सर्किट ये है, तो इस इंडक्टर के साथ ये R1 R2 दो रजिस्टर दिख जाएंगे सीरीज में। ऐसा एक लूप बन रहा है जिसमें R1 R2 सीरीज में दिखेंगे, ठीक है। और जब स्विच ओपन कर रहा था उसके जस्ट पहले यहाँ करंट कितना था? यहाँ स्टेडी स्टेट का करंट E/R1 आ चुका होगा, E/R1 आ चुका होगा। और स्विच ओपन करने के एक टाइम कांस्टेंट बात पूछा है, तो एक टाइम कांस्टेंट बाद क्या होता है? एलआर डीके सर्किट दिख रहा है, एक टाइम कांस्टेंट बाद क्या बचता है बताओ? आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है सर्किट में, बताओ? टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन नहीं थी ये तो, बताओ यार क्या होता है एक टाइम कांस्टेंट बाद एलआर डीके सर्किट में क्या होता है? करंट। सर करंट E/R1 प्लस R2 होगा ना? E/R1 प्लस R2 क्यों होगा बेटा? शुरू में सर कितना करंट था इंडक्टर में? जब स्विच मैंने जस्ट ओपन करा तब कितना करंट था? ये स्विच क्लोज था और बहुत देर हो चुकी है, बताओ इंडक्टर में कितना करंट होगा? 0 सर। क्यों होगा 0? क्योंकि सर आपने बोला था स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होता है वो इसको वायर की तरह बिहेव करता है सर। नहीं सर, सॉरी सर, मैं कुछ और बोल गया। बिल्कुल सही बात है, आपने इंडक्टर वायर जैसा बिहेव करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये वायर बन गया, फिर क्या होगा बताओ? ये रजिस्टर R1, ये बैटरी EMF की, तो यहाँ करंट E/R1 होना चाहिए ना। सर्किट से देखेंगे, ऐसा थोड़ी कि इंडक्टर वायर है तो करंट 0 बोल दिया। भाई सर्किट में क्या करंट आना चाहिए, सर्किट डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है अपन ने, बैटरी EMF की जुड़ी हुई है और यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये तो कुछ होती ही नहीं, वायर है ये तो R1 रजिस्टर है, EMF है यहाँ से यहाँ, तो करंट होना चाहिए E/R1। तो जैसे स्विच खोलोगे इंडक्टर यही करंट मेंटेन करेगी, तो इंडक्टर यही करंट यहाँ पे घुमाने लगेगी। और एक टाइम कांस्टेंट बाद जो करंट होता है वो स्टार्टिंग के करंट का 1/e टाइम हो जाता है। तो ये आंसर होना चाहिए इसके सी पार्ट का, ठीक। 37% बचता है, 63% कम हो जाता है, ये आ गया आंसर। सर पर करंट दोनों तरफ से आएगा ना सर? R1 की साइड से भी आएगा और R2 की साइड से भी आएगा सर। ये समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या बोल रहे हो? सर जब करंट पास करेगा सर
सर वो तो दोनों तरफ से पास करेगा सर, दोनों लूप से सर, एक R2 वाले से भी करेगा सर और R1 वाले से भी करेगा सर। सर हमें तो नेट इलेक्ट्रिक करंट निकालना है ना सर। कब की बात कर रहे हो? इंडक्टर जो स्विच क्लोज था तब की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, जब वो ओपन था सर, क्योंकि सर वो उसी लूप में घूमेगा सर करंट सर, जब सर क्लोज कर देंगे ये सर। वाला करंट ऐसे घूम जाएगा, बिल्कुल सही, यही वाला करंट ऐसे घूमेगा। यस सर। हाँ सर इसमें फिर नेट रेजिस्टेंस R1 और R2 होगा सर, हाँ R1 प्लस R2। हाँ। सर फिर करंट E बाय R1 प्लस R2 होना चाहिए ना सर। क्यों? इंडक्टर में करंट की इक्वेशन क्या पढ़ी हमने एलआर सर्किट में? इंडक्टर में करंट की इक्वेशन क्या पढ़ी है? शुरू का करंट e की पावर माइनस टी बाय टाउ पढ़ा है यस सर। है ना? अब t को क्या रखना है? टाउ। तो करंट क्या होगा? आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस वन, मतलब आई नॉट अपॉन ई। आई नॉट क्या है? शुरू का करंट, जो भी शुरू का करंट है, स्टार्टिंग का करंट, उसका बाय ई कर दो बस। समझे? कुछ समझ में आया? आप क्या सोच रहे हो कि इंडक्टर एक बैटरी जैसा है, बैटरी का ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस करंट होगा? बैटरी थोड़ी है इंडक्टर। यस सर। सर आई नॉट की वैल्यू तो सर इसमें नेट करंट होगी ना सर, E बाय R1 प्लस R2 सर। I naught is the starting current in inductor. I naught is यस the starting current in inductor. तो जब स्विच को जस्ट ओपन करा था तब इंडक्टर से करंट क्या था? वो है आई नॉट, सर, E बाय R1 सर। R1 था। ठीक है? यस सर। ठीक। चलो, तो इसमें क्वेश्चन मतलब मिसकंसेप्शंस की वजह से गलत हो रहा था। ठीक है? ओके। तो अब ऐसे क्वेश्चंस का मैं इलाज बताता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन जब पूछना हो ना, तो जैसे आपने देखा सॉल्यूशन में, और आपने जो करा वो दिखा आपको, दिखा होगा सॉल्यूशन में कि उन्होंने क्या लिया है। तो आपको मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना था सर ये क्वेश्चन में डाउट है। उससे क्या होता है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि दिक्कत क्या आपको। आप मुझे बताओ कि सर मैंने इसमें ये करा था और सॉल्यूशन ये दिया है, तो मेरा गलत है कि उनका गलत है, क्या गलत है, और मैंने जो करा उसमें गलती क्या होगी। ये होता है डिस्कशन का मतलब। डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दिया, सर ये डाउट है बताओ। इसमें डिस्कशन क्या हुआ, समझ में आई बात? सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ ये, मतलब मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चे डाउट पूछते समय बस क्वेश्चन का फोटो भेज देते हैं। उससे मतलब आपको हम सॉल्यूशन भेजेंगे, आपका जो गलती है वो सुधरेगी तो है ही नहीं फिर उससे। समझे? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका। उसके बाद क्या बोला था उसके बाद? 7 और 8। यार क्वेश्चन नंबर 6 किसी का डाउट नहीं आया क्या? 6 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर डाउट नहीं आया क्या? 6 हो गया सबका? यस। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार वगैरह कुछ लगा लो यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर लूप वाला क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमेशा याद रखना, हाँ, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, बिल्कुल सही। एक्चुअली सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस जीरो, तो उसमें ना फ्लक्स चेंज ही नहीं होने देता वो, क्योंकि सुपर कंडक्टर लूप में जो इंड्यूस्ड करंट होगा, आई इंड्यूस्ड, उसको लिखोगे ईएमएफ जो भी आया है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस या मल्टीप्लाई कर दो तो ईएमएफ जो आएगा वो आ जाएगा रेजिस्टेंस इनटू आई इंड्यूस्ड, और ईएमएफ का क्या लिखते हैं अपन, डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स विद टाइम। और ये रेजिस्टेंस जीरो है तो ये टर्म जीरो, तो फ्लक्स कांस्टेंट बोलेंगे। डी फाई जीरो मतलब फ्लक्स कांस्टेंट। सुपर कंडक्टर अपने में से इतना सेल्फ इंडक्शन से करंट प्रोड्यूस करा लेता है कि फ्लक्स कांस्टेंट रखता है। सेल्फ इंडक्शन से इतना करंट आ जाता है उसके अंदर कि उससे टोटल फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रखता है वो। ठीक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था 6, इसको याद रखना बच्चों। ठीक है? अब 6 के बाद आगे के आपके डाउट देख लेते हैं। चलो, सेवंथ आया था मेरे पास। सेवंथ में क्या बोला है, इन फिगर कुछ कुछ दिया है, तो इसमें समस्या बताओ। ये मेरे को वही लग रहा है कि इसमें ना आपको समस्या कुछ होगी और वो नहीं बता रहा हूँ, मुझसे पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। समस्या बताओ सीधा सीधा, क्या दिक्कत है बताओ। सर ऑप्शन और सी और डी में डाउट है सर।
फिर वही बात, सी डी में डाउट, क्या डाउट है, पिन पॉइंटेडली बात करो। आपका सी में क्या आंसर है, पीछे क्या दिया है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये बात करो, बोलो। वो तो मुझे भी पता है कि डाउट है तभी बात कर रहे हो, क्या बात है ये बताओ सीधा सीधा। सी में बोला है इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज ओपन अगेन, तो स्विच को जैसे ही ओपन करा है उसके बाद पूछा क्या है, क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, I1 I2 करंट की वैल्यू पूछी है। Yes, तो sir. क्या करते हैं अपन, स्विच जस्ट ओपन करने के बाद क्या पूछा है और कैसे निकाले बताओ, आपने कैसे निकाला बताओ, बोलो। सर ये स्विच सर इन्होंने बोला है इमीडिएटली आफ्टर SW इज ओपन अगेन सर। सर इसमें मैंने जो 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 सर जो हम लॉन्ग जो सर प्रीवियस करंट था ना सर, मतलब जो हमने SW जब ओपन नहीं किया था, जब वो क्लोज था सर, मैंने वो वाला करंट निकाल लिया था सर दोनों का सर। ठीक है, फिर उसके बाद सर ये आंसर में बोल रहे हैं सर R1 की I1 की वैल्यू सर 0 होगी सर। तो आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, सर I1 की वैल्यू 0 कैसे होगी सर, क्योंकि करंट तो सर वापस EMF की तरफ जाना चाहेगा ना सर। सर एकदम से क्लोज करेंगे तो सर फिर एकदम से I1 की वैल्यू 0 कैसे होगी सर। I1 करंट कहाँ का है, सर ये कैपिटल R से पास हो रहा है सर, R1 से सर, ये सर ये वाला। ठीक है। अब ये बताओ, उन्होंने स्विच को ओपन करा है, क्लोज करा, क्या करा, इमीडिएटली आफ्टर स्विच ऐसे ओपन है, जिसको ऐसे अचानक से ओपन करा, इसको ओपन करोगे तो यहाँ करंट आ सकता है क्या, ओपन करने के बाद करंट आ सकता है क्या, सर नहीं आ सकता सर, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सर स्विच ओपन कर दिया है सर, मुझसे कनेक्शन कट गया है सर, इसलिए शायद। कट गया है तो चार्ज कैसे फ्लो करेंगे, है ना, यस ओपन सर्किट में चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो I1 क्या हो जाएगा फिर, 0 सर, यस सर। है ना। चलो अब I2 क्या होना चाहिए, I2 कैसे निकालू मैं, सर KVL लगा लेंगे सर। नहीं 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 कुछ नहीं, इंडक्टर लगी, हाँ इंडक्टर, इंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने, जस्ट बिफोर जो इंडक्टर में करंट होता है ना, जस्ट आफ्टर वही करंट होता है, जस्ट बिफोर स्विच वॉज ओपन, स्विच ओपन करने के जस्ट पहले यहाँ क्या करंट था, वही करंट ये कोशिश करेगी मेंटेन करने की। बैटरी की वजह से पहले यहाँ कुछ करंट होगा, मान लो X करंट है, तो वही की वही करंट ये फ्लो कराने की कोशिश करेगी, यहाँ तो स्विच ओपन कर दिया, बैटरी हट गई सर्किट से, पर इंडक्टर वही X करंट को ऐसे घुमाएगी, समझे। तो ये I2 जो होगा ना वो X वाला ही करंट हो जाएगा, डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, यस सर। ठीक है। इंडक्टर जो करंट पहले होता है जस्ट पहले, जस्ट बाद में भी वही रखती है, तो स्विच जब क्लोज था तब इंडक्टर से करंट क्या था वो निकालो, स्विच ओपन करते से इंडक्टर का करंट बदलता नहीं, इंडक्टर में वही करंट होने के लिए वो करंट ऐसा घूमना चाहिए, तभी इंडक्टर में करंट कांस्टेंट हो सकता है, ठीक। यस सर। चलो अब इसका डी पार्ट, लॉन्ग टाइम आफ्टर, अब लंबे समय बाद इंडक्टर, ये इंडक्टर के साथ दो रजिस्टर है ना, तो ये तो LRD के सर्किट है, LRD के सर्किट में लंबे समय बाद क्या होता है, करंट 0 हो जाता है, तो लंबे समय बाद यहाँ करंट 0 हो जाएगा, यस सर। ठीक। इसका आंसर हो जाएगा बाद में करंट 0, यहाँ का तो पहले से 0 था, स्विच ओपन करने पे I1 तो 0 हो चुका था, और लंबे समय बाद यहाँ पर भी करंट 0, ठीक। चलो यस सर। ओके, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद मुझे शायद 8 भी बोला था, है ना, 8 में क्या समस्या बताओ, सर ये क्वेश्चन मुझे क्लिक नहीं कर रहा है सर। फिर से बोलो क्या हो रहा है, सर ये क्वेश्चन मुझे क्लिक नहीं कर रहा है सर। ठीक है, क्लिक नहीं कर रहा मतलब समझ नहीं आ रहा, यस सर। चलो क्या लिखा है पढ़ो, पढ़ो। In an LR circuit, the switch is closed at t equal to 0, and the current driven by the battery begin to build up
एक्सप्रेस फुल स्टॉप, बिल्डअप के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। यस सर। पहली लाइन का मतलब क्या समझ में आया, ये बताओ, ये समझने की कोशिश करो क्या है। सर हमें यस सर, सर हमें एलआर सर्किट आरएल सर्किट दिया हुआ है सर, हाँ उसका स्विच एट टी इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया गया है सर, एंड द हाँ, करंट ड्यू टू बैटरी बिल्डअप कर रहा है, तो बैटरी यस भी होगी सर्किट में, है ना, यस सर। और स्विच ऑन करने पे धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। तो ये पढ़ा हुआ है कि अपन ने कुछ ऐसा सर्किट में क्या होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। हाँ, तो थ्योरी में अपन ने कुछ पढ़ा है इस सर्किट के बारे में, ठीक है। वो बातें करेंगे क्या पढ़ा है बाद में, पहले आगे पढ़ लेते हैं। लाइन क्या लिखी है, आगे क्या लिखा है? एक्सप्रेस Express UT the energy stored in the inductor in terms of tau L and U infinity and the stored energy at t equal to infinity. एंड नहीं लिखा है, द लिखा है, एंड नहीं है, द। फिर से पढ़ो। Yes, sir. Express U of t the energy stored in the inductor in terms of tau L and कॉमा yes, मतलब रुकना होता है थोड़ा सा देर के लिए, ठीक है। yes, sir. तो एक्सप्रेस यूटी द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, यूटी क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन टर्म्स ऑफ टाउ एल यू इंफिनिटी विच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एट टी इंफिनिटी। तो आपको इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट, और इंफिनिटी पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इंडक्टर में उसके टर्म्स में, ठीक है। Yes, sir. क्या समझ में आया? सर हमें U of t चाहिए सर in energy stored in inductor सर in terms of tau L and U infinity सर. वो तो टाइम कांस्टेंट है, और यू Yes, इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट टाइम पे एनर्जी। तो yes, मुझे sir. बताओ इस सिस्टम में आपको इंडक्टर की एनर्जी लिखना है, तो इंडक्टर की एनर्जी के लिए कुछ फॉर्मूला पता है, कुछ भी पता है क्या इंडक्टर की Yes, एनर्जी के बारे में? yes sir. Half Li square sir. हाफ एल आई स्क्वायर। तो वो लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एल, एल पता है Yes क्या? sir. Sir L. हाँ ठीक है, पता Yes है। sir. आई, आई करंट, करंट इन द सर्किट पता है क्या? सर इसमें L पता नहीं है सर, इसमें सर दिया नहीं हुआ हाँ, है सर, इसमें L सर L दिया हुआ नहीं हुआ है सर इसमें। एल दिया नहीं है। यस सर। तो बात करते हैं ना, ठीक है, उन्होंने इन्फिनिटी जो एनर्जी है उसके टर्म में बात करी ना, तो एक बार मान लेते हैं एल पता है। करंट लिख सकते हो क्या सर्किट में? यस सर। क्या आता था करंट का? I equal to E by R 1 minus e की पावर माइनस t by tau सर। यस ये सर। उठा के रखो, ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, आई स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर। ये क्या है? ये ई बाय आर फाइनल करंट होता है ना, मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम एनर्जी ना इंडक्टर की। तो उसको यू इन्फिनिटी बोल दो, या क्या आंसर? कुछ नहीं करना था, ये जो टर्म था ना ये समझना था कि क्या है। ये क्या है? ई बाय आर इज द मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर। तो इंडक्टर का मैक्सिमम करंट ई बाय आर है, ये मैक्सिमम करंट इंडक्टर का है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो गई इंडक्टर की। ये मैक्सिमम यस सर। करंट कब होता है? इंफिनिटी टाइम पे होता है। तो ये इनफाइनाइट टाइम पे इंडक्टर की एनर्जी हो गई, तो इसको बस यू इन्फिनिटी लिख दिया, आंसर आ इस गया। समय पहले इसको L को फाइंड करने में लगा हुआ था पहले में। ठीक है, क्लियर सर। चलो कई बार क्या होता है क्वेश्चन करो वो अपने आप ही सब सॉल्व हो जाता है आगे जाके, ठीक है। चलो 8 हो गया, और कोई डाउट? और कोई भी डाउट? और कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन में? नो, ठीक है। तो बिगिनर बॉक्स अपना पूरा इसका मतलब है ना। चलो तो आज अपन अब नई चीज स्टार्ट करेंगे। नई चीज क्या अपन को आती है ऑलरेडी, हम ऐसी चीज स्टार्ट करेंगे जो हमको ऑलरेडी आती है, तो उसका नाम नहीं पढ़ा था अपन ने। लिखे म्यूचुअल इंडक्शन। चलो लिखो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो म्यूचुअल इंडक्शन नाम पे ध्यान मत दो, मुझे ये बताओ
मान लो मैंने यहाँ एक सर्किट बनाया, मान लो ये एलआर सर्किट है, फॉर एन एग्जांपल एलआर सर्किट ले लिया और t0 पर उसे मैंने स्विच ऑन करा, तो क्या इस सर्किट में करंट टाइम के साथ बदलता है? क्या इस सर्किट में करंट टाइम के साथ वेरिएबल आता है? हाँ ना? हाँ आता है, ठीक है, वेरिएबल करंट है। चलो मान लो इसके पास मैंने एक सर्किट और बनाया था, ये एक मैंने वायर लूप में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कुछ नहीं करा, एक वायर लूप में रेजिस्टेंस बना दिया। इस सर्किट में जो भी करंट होगा, क्या इसके करंट की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? क्या इस सर्किट के करंट की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? हाँ, यस। किस डायरेक्शन बनेगी? देखो करंट इस वायर में नीचे जा रहा है तो ये तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये पास में वायर है, इसकी फील्ड स्ट्रांग होगी और मैग्नेटिक फील्ड से इसके एरिया पे कुछ फ्लक्स आएगा क्या? इसको मैंने बोल दिया सर्किट 1 और इसको मैंने बोल दिया सर्किट 2। तो सर्किट 2 में कुछ फ्लक्स आ रहा है क्या? बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है? यस, ठीक है। किसके करंट की वजह से आया है? किसके करंट की वजह से सर्किट 2 में फ्लक्स आया? किसके करंट की वजह से आया? 1 की वजह से, बिल्कुल सही। So there is some flux in circuit 2 due to current in circuit 1। और जैसा अपन ने पढ़ा है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल और इनटू एरिया वगैरह करोगे तो करंट के प्रोपोर्शनल फ्लक्स आएगा। तो ये फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सर्किट 2 में जो फ्लक्स है, सर्किट 2 में जो फ्लक्स है उसको लिख सकता हूँ एक कांस्टेंट into current in the circuit 1। So due to circuit 1 there is some magnetic flux linked with the circuit 2, just like phi equal to Li, just like phi equal to Li, phi equal to m into I। अब ये I किसका है? फर्स्ट सर्किट का, और फ्लक्स किस में लिंक हुआ? सेकंड सर्किट। तो एक सर्किट में किसी दूसरे सर्किट के करंट की वजह से फ्लक्स आ जाना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ रही है बात? है ना? बहुत ही आसान सी चीज है, सिंपल सी बात है। भैया यहाँ के करंट से यहाँ फ्लक्स आ सकता है और फ्लक्स आ सकता है तो अपन बोलेंगे कि इनमें म्यूचुअल इंडक्शन है। अब जैसे फर्स्ट के करंट से सेकंड में फ्लक्स आया, वैसे सेकंड के करंट से फर्स्ट में भी आ सकता है। मान लो मैं सेकंड में यहाँ बैटरी लगा देता तो इसमें करंट आता और इस करंट से फर्स्ट में भी फ्लक्स आ सकता है। तो सिमिलरली flux in the circuit 1 can be produced due to the current in the circuit 2। करंट इन द सर्किट 2 की वजह से फर्स्ट सर्किट में भी मैग्नेटिक फ्लक्स बन सकता है। तो यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट लिखते हैं उसे बोलते हैं M12। और हमें पता चला कि ये एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, ये दोनों M एक्चुअली इक्वल होते हैं, इनमें कोई अलग होने का रीजन भी नहीं है। इस M को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, जब भी कोई दो सर्किट आस पास में हो, एक में करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स आ सकता है या दूसरे में करंट की वजह से पहले में फ्लक्स आ सकता है। ये जो चीज हो रही है, जो फिनोमेना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एंड द flux in the second circuit is proportional to current in the first circuit. The proportionally constant is called coefficient of mutual induction. Similarly, the flux in the first circuit due to the current in second circuit is also related like this, and the coefficient is again called coefficient of mutual induction। चलो, क्या ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही है सबको? What is coefficient of mutual induction? ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है और अगर करंट मान लो चेंज हो रहा था तो ईएमएफ भी आएगा, है ना? ये जो इक्वेशन आई इसी को देख के मैं लिख सकता हूँ ईएमएफ इन द सर्किट 2 इज इक्वल टू माइनस, भाई लेंथ लॉ से माइनस लगाना चाहिए हमको, तो माइनस M21 dI1 by dt। और ऐसे ही इस इक्वेशन को देख के मैं लिख सकता हूँ ईएमएफ फर्स्ट सर्किट में भी आ सकता है अगर सेकंड सर्किट का करंट चेंज हो।
तो किसी दूसरे में करंट बदल रहा है और इस सर्किट में करंट के बदलने से इसमें ईएमएफ आ गया, इसके करंट के बदलने से उसमें ईएमएफ आ गया। ये जो घटना हो रही है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत ही सिंपल सी चीज है और हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हमने तो इनफैक्ट इसे कई बार यूज करा है। मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। बताऊंगा अभी आपको एग्जांपल। चलो पहले तो मीनिंग समझ में आ गया म्यूचुअल इंडक्शन का। मीनिंग समझ में आ रहा है अच्छे से। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? ओके। अब यहाँ पर भी phi इक्वल टू Li जैसी इक्वेशन है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन इनटू करंट होता था, खुद का करंट। यहाँ एक सर्किट का फ्लक्स दूसरे के करंट पे डिपेंडेंट है। ये m इक्वेशन में तो वैसे ही है, तो इसका यूनिट डायमेंशन L के जैसे ही होता है। तो ये लिख लो, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है हेनरी, इसका भी यूनिट हेनरी। दोनों की डायमेंशन भी सेम ही होती है। दोनों की डायमेंशन भी सेम ही होती है। किस किस चीज पे डिपेंड करता है? m डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है? आपको शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे करेगा। अब ये लूप का शेप कैसा है उस हिसाब से करंट की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। साइज भाई एरिया पर डिपेंडेंसी होगी, है ना। तीसरा नंबर ऑफ टर्न्स, मैं यहाँ पर अगर ज्यादा टर्न्स बना लेता तो एक ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन जाती। हर वायर में आई करंट से यहाँ पे फील्ड ज्यादा बढ़ जाती, और यहाँ पे ज्यादा टर्न बनाता तो इससे फ्लक्स बढ़ जाता। हर टर्न से सेम फ्लक्स होता, सबका फ्लक्स जुड़ जाता। तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंडेंसी होती है। मीडियम बीच में अगर कोई डाल दो, मैं सॉफ्ट आयरन डाल दूं तो फील्ड बहुत बढ़ जाती है, तो मीडियम पे डिपेंडेंसी होगी। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिस्टेंस दोनों सर्किट के बीच में क्या है। भाई अगर सर्किट को बहुत दूर ले जाता तो फील्ड बहुत कम बनती ना वहां पर, तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी होती। ओरिएंटेशन, मान लो ये सर्किट मैंने ऐसा रख दिया होता, ये अभी इस प्लेन में है, इसको परपेंडिकुलर रख दिया होता, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर होती, फ्लक्स ही नहीं बनता फिर तो। मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया से परपेंडिकुलर होती, फ्लक्स ही नहीं बनता फिर तो। सही है क्या? है ना। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करना चाहिए। सर किन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पे हम डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्किट, दो सर्किट के बीच में डिस्टेंस क्या है? दोनों सर्किट जितना क्लोज होंगे उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन हो सकता है, जितना दूर होंगे उतना कम। इस सर्किट को दूर ले जाओ तो इस पे बी कम बनेगी ना यहाँ पर। ठीक है। चलो अच्छा, इन दोनों को कंबाइंडली कई बार हम बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग कितनी अच्छी दोनों सर्किट में, या कुछ किताबों में तो अलग से 7 नंबर पॉइंट लिखा होता है कपलिंग। वो कपलिंग का मतलब इन दोनों से होता है एक्चुअली। ठीक है। कपलिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि एक सर्किट जो फ्लक्स बना रहा है वो कितना अच्छे से दूसरे में लिंक हो रहा है। इस सर्किट में करंट से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बना और वो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे से कितना अच्छे से लिंक है, इस चीज को अपन डिफाइन करते हैं यूजिंग द वर्ड कपलिंग। ठीक है। इस कपलिंग वर्ड थोड़ा बाद में अच्छे से समझ में आएगा, अभी लिख लो बस। चलो एम किस पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है क्या? अब मैं उस सर्किट की म्यूचुअल इंडक्शन हम फाइंड करते हैं। जब फाइंड करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी ये डिपेंडेंसी, है ना। तो देखो एक ऐसे केस लेते हैं जो आपको ऑलरेडी आता है। तो मेरे पास दो सर्कुलर लूप्स है। आई हैव टू सर्कुलर लूप्स। ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें बहुत सारे टर्न्स N1 थे, जिसकी रेडियस a है। और इसके सेंटर पे एक और सर्कुलर लूप रखा है, छोटा सा एक लूप रखा है, दूसरा लूप बहुत छोटा है, उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स है N2 है, लेकिन उसकी रेडियस छोटी सी b है। ये है a रेडियस ऑफ द फर्स्ट लूप और ये है b रेडियस ऑफ द सेकंड लूप। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स प्लेस्ड इन सेम प्लेन। दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है सेम प्लेन में रखे। ठीक है। इनका म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है मुझको। म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट निकालना है, ये m निकालना है। तो कैसे निकाल सकता हूँ m में? मैं अगर किसी एक सर्किट से फ्लक्स निकाल लूं दूसरे के करंट की वजह से तो मुझे m मिल सकता है।
मैं किसी एक सर्किट में करंट मान लूं और दूसरे सर्किट से फ्लक्स निकाल लूं तो मुझे m मिल सकता है। सही बात है क्या? सही बात है क्या? है ना? अब ये बताओ कि आप किसमें करंट मान के किसका फ्लक्स निकालोगे? छोटे लूप में करंट मान के बड़े का फ्लक्स निकालोगे कि बड़े में करंट मान के छोटे का फ्लक्स निकालोगे? कौन सी चीज आपके लिए आसान होगी? बताओ। ये दोनों तो सेम ही आते, किसी का भी करंट लेके दूसरे से फ्लक्स ले सकते हो, तो किसको आप आसानी से कर पाओगे? यस, बिग टू स्मॉल, बड़े में करंट मानो छोटे का फ्लक्स निकालो तो इट विल बी इजी, है ना? तो एक काम करो, बड़े लूप में करंट मान लो, उससे छोटे लूप का फ्लक्स निकालो। अब यहाँ अगर करंट आई माना तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बी एट द सेंटर, वो बनेगी नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करूंगा n1 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2a। ये हो गया क्या मैग्नेटिक फील्ड? इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि सेंटर पे बड़े लूप में करंट की वजह से। यस, ओके। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से छोटे लूप की एक टर्न से फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू ईच टर्न वो होगा एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत सारे टर्न है वहां, तो n2 नंबर ऑफ टर्न है, टोटल फ्लक्स के लिए n2 मल्टीप्लाई कर देना, फ्लक्स टोटल हो जाएगा n2 इंटू 5b² इंटू b। b की वैल्यू कितनी थी? n1 म्यू नॉट आई अपॉन 2a। आई को हटा के जो भी चीज होना चाहिए, ये देखो, छोटे लूप का फ्लक्स, बड़े लूप का करंट, सेकंड सर्किट का फ्लक्स, फर्स्ट सर्किट का करंट, तो बीच की चीज m होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन दिखने लग गया, देखो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट दिखने लग गया। क्या दिख रहा है? म्यू नॉट n1 इंटू पाई b² अपॉन 2a दिख रहा है। दोनों सर्किट के नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंडेंसी है, मीडियम पे डिपेंडेंसी है, म्यू नॉट आ रहा है, ठीक है। साइज पे डिपेंडेंसी है, दोनों की रेडियस आ रही है। शेप पे डिपेंडेंसी है, भाई अलग शेप लूंगा तो देखना अलग आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इन सब चीजों पे डिपेंडेंसी हो रही है। बोलो, ये तो राइट है ये। यस, अभी तुमको डिस्टेंस का समझ नहीं आया ना इसके अंदर, तो डिस्टेंस बदलूंगा तभी तो समझ में आएगा। चलो अब एक काम करता हूँ, ये दोनों कोएक्सियल थे ना, ये सॉरी कोसेंट्रिक थे, कॉन्सेंट्रिक थे। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सिचुएशन। ये एक सर्कुलर लूप और दूसरा सर्कुलर लूप देखो यहाँ है, दोनों सर्कुलर लूप कोएक्सियल रखे हुए हैं, दोनों का एक्सिस सेम है। दिस इज द कॉमन एक्सिस ऑफ द टू सर्कुलर लूप। इसकी रेडियस a, स्मॉलर की रेडियस b, इसमें नंबर ऑफ टर्न n1, इसमें नंबर ऑफ टर्न n2। अब बताओ, बड़े में करंट मान के छोटे का फ्लक्स निकाल के म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हो ना? निकालो। मान लो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस x है, निकालो इनका म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या आएगा, निकालिए। ये क्वेश्चन करे हुए कि नहीं हमने, बताओ। हम जब EMI पढ़ रहे थे तो हमने ये सभी क्वेश्चन, ये सर्कुलर लूप वाला भी करा है, ये अभी जो मैंने दिया ये भी करा हुआ है। हाँ, रिवीजन जैसा है बिल्कुल। तो निकालो फ्लक्स दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप के बीच का। इस सर्कुलर लूप की वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, और उस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे का एरिया मल्टीप्लाई कर लो बस, इनटू नंबर ऑफ टर्न।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप वो होती थी म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 टाइम्स एरिया इनटू करंट 2 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट 2 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट होता है एरिया इनटू करंट। मान लेते हैं इसमें करंट आई था, नंबर ऑफ टर्न n1 है तो n1 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता था मैग्नेटिक फील्ड। एक टर्न में एक लूप में जो करंट है उसके से सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का उसके एक टर्न का एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो एक टर्न से प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फ्लक्स पाई बी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इंटू करंट में करना चाह रहा हूँ, करंट हटा के मैं इसको एम लिख देता हूँ ना, क्या आ जाएगा एम। और अब की बार देखो नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, वो एक्स को 0 डालो तो यहाँ का आंसर आ जाएगा, वो एक्स को 0 डालो तो यहाँ का आंसर आ जाएगा। लेकिन एक जितना इतना बढ़ते जाएगा उतना ही देखो कम होते जा रहा है म्यूचुअल इंडक्शन, दिख रहा है क्या? जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, एक्स डिनोमिनेटर में है, एक्स डिनोमिनेटर में होने से दिस म्यूचुअल इंडक्शन विल रिड्यूस, ठीक है। सो डिस्टेंस डिपेंडेंसी समझ में आ रही है यहाँ पर। मतलब दोनों सर्कुलर लूप एक ही प्लेन में थे तो ये म्यूचुअल इंडक्शन था ज्यादा था। जैसे छोटे लूप को मैं थोड़ा सा एक्सिस पे चला रहा हूँ लाइक दिस, बड़ा लूप वहीं रहने दिया और छोटे लूप को एक्सिस पे आगे ले गया, लाइक ऐसे सिचुएशन कर दी तो म्यूचुअल इंडक्शन कम हो गया, है ना। चलो एक और सिचुएशन देखो, बिगर लूप को वैसे ही रखा मैंने, उसका एक्सिस वही है और छोटे लूप को मैंने 90 डिग्री से टर्न कर दिया, वो ऐसा हो गया। दिस इज स्मॉलर लूप। स्मॉलर लूप का जो एक्सिस है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइक दिस, दोनों के एक्सिस म्यूचुअल परपेंडिकुलर कर दिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर दिया कि बड़ा लूप जो है उसका एक्सिस ये है और छोटा लूप जो है उसका एक्सिस इधर है, ऐसा कर दिया कुछ। अब बताओ म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगा, निकालो इसका म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। निमित, अच्छा n1 मैंने लिखना भूल गया क्या, n1 लिखना भूल गया, हाँ n1 लिख देता हूँ मैं, पाई बी स्क्वायर इंटू n1, ठीक। अब बताओ इसका म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगा। आयुष पार्थ सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। निमित का भी आया, 0 होना चाहिए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो अलोंग एक्सिस आएगी, उसका एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो यहाँ फ्लक्स ही 0 हो गया, प्लस लिंकेज ही 0 हो गया तो म्यूचुअल इंडक्शन 0 हो गया। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन 0 हो गया इस केस में। इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है आपको, क्या कहना चाह रहा था मैं ओरिएंटेशन से, सेम डिस्टेंस पे ओरिएंटेशन बदल दिया, म्यूचुअल इंडक्शन 0 हो गया। डिस्टेंस सेम रखी, म्यूचुअल इंडक्शन 0 करने के लिए ओरिएंटेशन बदल दिया, ठीक है। ये मतलब होता है ओरिएंटेशन का कि दोनों लूप के फ्लक्स में कैसे अच्छे से लिंकेज हो रहा है। अच्छा, दोनों का मिलाकर चीज बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग मतलब कि भाई एक ने जितना फ्लक्स बनाया और दूसरे से कितना अच्छे से लिंक हो रहा है। इन सभी सिचुएशन में सबसे अच्छा यहाँ लिंक हुआ है, इन तीन में सबसे अच्छी कपलिंग यहाँ की। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब समझ में आ रहा है, उसे निकालते कैसे समझ में आ रहा है सबको, इसमें कोई भी डाउट देख लो अच्छे से। कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, ये जो सर्कुलर लूप है इसे मैं स्क्वायर कर देता तो आप कर सकते थे क्या, स्क्वायर कर देता तो कर सकते थे क्या, है ना। तो स्क्वायर के सेंटर पे फील्ड लिखते आती है आपको, है ना, तो आप कर सकते हो। कैसे भी शेप के दो लूप दे दिए तो आप कर सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चन आप है ना दूसरे शेप के लिए भी कर सकते हो, तो वो आप पे छोड़े, मैंने, आप करिएगा, ठीक है। हाँ और क्या, करंट एयर रेजिस्टेंस की वजह से बदल सकते हैं क्या, करंट एयर रेजिस्टेंस की वजह से बदल सकते हैं क्या। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो आप, फिर से समझाओ क्वेश्चन क्या बोल रहे हो।
आयुष, एयर रेजिस्टेंस क्या समझना, क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर कभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी सर, और हाँ वहां पे सर एयर रेजिस्टेंस भी होगा सर। सर तब भी आई क्या सेम रहेगा सर? सर दोनों लूप पर सर। ये जो एयर रेजिस्टेंस भी होगा ना, ये सेंटेंस जो है वो समझ नहीं आ रहा मुझको, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का आपका मतलब क्या है? ये शब्द जो एयर रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो ना, वो यहाँ फिट बैठ नहीं रहा है। तो इसका आप क्या कहना चाह रहे हो, ये समझाओ मुझको थोड़ा सा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयर रेजिस्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय एयर रेजिस्टेंस हियर? सर जो एयर का फोर्स होता है सर वो। तो एयर का फोर्स जो होता है वो एयर फ्लो करेगी तो चलेगा, तो यूज करेंगे, या एयर में कोई पार्टिकल एयर के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो होता है, उसका म्यूचुअल इंडक्शन से क्या रिलेशन? मतलब यहाँ तो स्टैटिक ही चीजें है ना, यहाँ कोई मोशन तो हो नहीं रहा है, तो एयर के रेजिस्टेंस के फोर्स से म्यूचुअल इंडक्शन क्यों बदलेगा? हाँ, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है एयर के फोर्स की वजह से, एयर का फ्लो भी होगा तो अपन मैग्नेटिक फील्ड सेम ही लिखेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है हाँ उससे कुछ होना चाहिए। ठीक, यस सर। चलो आगे। अब एक म्यूचुअल इंडक्शन का स्पेशल केस देखते हैं हम। लिखो, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। 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 एक सोलेनॉइड है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की लेंथ मैंने मान ली L1 है, इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 थी, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन L1 लिख सकते हैं, और इस सोलेनॉइड की रेडियस थी R1। ठीक है, ये मैंने एक सोलेनॉइड ड्रॉ कर दिया। अब मैं एक सोलेनॉइड और ड्रॉ करने वाला हूं, पहले ये अच्छे से समझ में आ गई तो एक सोलेनॉइड और ड्रॉ करता हूं। एक सोलेनॉइड अब इसके ऊपर वो ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं, ठीक है, तो ये ऊपर सोलेनॉइड एक और ड्रॉ करेंगे। चलो, क्या दूसरी सोलेनॉइड दिख रही है आपको अच्छे से? उसकी लेंथ L2, radius is R2, number of turns in the second solenoid is N2, so N2 by L2 को बोल दिया स्मॉल n2। दोनों सोलेनॉइड अच्छे से समझ में आ रही है कैसे बनाई है मैंने? दोनों कोएक्सियल है, दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड है। सभी बच्चे देखो पहले तो डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं, सिचुएशन क्या है दिख रही थी, है ना? देयर इज अ स्मॉल सोलेनॉइड एंड अबव दैट देयर इज अ बिग सोलेनॉइड, ठीक है। अगर आप इसको इधर साइड से देखोगे ना, इसको अगर साइड से देखोगे, इधर से देखोगे, तो आपको एक बड़ी सोलेनॉइड दिखेगी, उसके अंदर एक छोटी सोलेनॉइड दिखेगी, ऐसे ही होगा ना, लाइक दिस। ठीक है, बड़ी स्मॉलर सोलेनॉइड की रेडियस मैंने R1 मानी है और बड़ी सोलेनॉइड की रेडियस मैंने R2 अज्यूम कर। इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन में निकालना चाहता हूँ, इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालूं, किसका करंट एज्यूम करूं, किससे फ्लक्स निकालूं, बताओ, किसमें करंट एज्यूम करूं, किसमें फ्लक्स निकालूं, बताओ। यस, बिल्कुल सही ऋत्विक। बड़ी सोलेनॉइड में करंट मान लो आई करंट था, तो वो जो आई करंट होगा वो कोई इस तरह से हो रहा है फ्लो, ठीक है।
इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमको इस पूरे रीजन में दिख रही है। अगर ये बड़ी सोलेनोइड में करंट ऐसा था तो बाहर की तरफ ये डॉट डॉट मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया पड़ना, ठीक है। सब जगह ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ गए। मैं यहाँ से डॉट शो कर रहा हूँ, दिस डॉट्स आर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब बड़ी सोलेनोइड में अगर करंट मैंने कैपिटल आई एज्यूम करा तो उसकी वजह से जो अंदर ये फील्ड क्रिएट हुई होगी बी, वो कितनी होगी, वो होना चाहिए ना म्यू नॉट N2 इंटू आई, ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। बड़ी सोलेनोइड में जो करंट है उसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मैंने बोले थे N2, ये फील्ड होना चाहिए। इस फील्ड से छोटी सोलेनोइड के एक टर्न से फ्लक्स क्या होगा, छोटी सोलेनोइड का एक टर्न का एरिया देखो ये रहा, दिस इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई r1 स्क्वायर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉलर सोलेनोइड के एक टर्न से फ्लक्स है, उसमें कितने टर्न से, N1 टर्न से ना, तो टोटल फ्लक्स वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न N1 इंटू एक टर्न से फ्लक्स विच इज पाई r1 स्क्वायर म्यू नॉट N2 इंटू आई। ये N1 को मैं लिख सकता था L1 इंटू N1, तो वो लिख दिया अगर मैंने, तो म्यू नॉट N1 इंटू पाई r1 स्क्वायर L1, ये आ रहा है हमारे पास इंटू आई। तो इसमें आई हटा के म्यूचुअल इंडक्शन दिख जाएगा मुझे। देखो म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ रहा है क्या, देखो अच्छे से क्या म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ रहा है। बड़ी सोलेनोइड में मैंने करंट निकाला, उस करंट से अपन ने फ्लक्स निकाला और मैग्नेटिक फील्ड की, वो मैग्नेटिक फील्ड से छोटी का एक एरिया एक टर्न से फ्लक्स लिखा, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द स्मॉलर सोलेनोइड वाज N1, तो N1 मल्टीप्लाई करा, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। चलो हमें सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू भी पता है, हर सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन भी लिख सकते हैं। तो L1 दैट इज द स्मॉलर सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा μ1 N1 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर L1। सेकंड सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन वो हो जाएगा म्यू नॉट N2 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर L2, ये होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन। देखो दोनों सोलेनोइड के अपने अपने सेल्फ इंडक्शन देखो, ठीक है। सभी बच्चे देखो सेल्फ इंडक्शन ये होंगे, दिस इज L1 दिस इज L2, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल सोलेनोइड्स। अब मैं एक केस समझना चाह रहा हूं, एक हमने केस कंसीडर करा, मान लो दोनों सोलेनोइड सेम रेडियस और सेम लेंथ के हो जाते हैं, दोनों सोलेनोइड सेम रेडियस और सेम लेंथ के, एग्जैक्टली सेम रेडियस सेम लेंथ, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या लिखते हैं फिर, वो आता म्यू नॉट N1 इंटू पाई r स्क्वायर L, सेल्फ इंडक्शन ऑफ फर्स्ट लिखते हैं म्यू नॉट N1 स्क्वायर बाय r स्क्वायर L, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सेकंड लिखते हैं म्यू नॉट N2 स्क्वायर बाय r स्क्वायर। देखो सही बात है क्या, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो देखो m इक्वल टू हो रहा है एग्जैक्टली रूट L1 N2, अब इनका प्रोडक्ट का रूट लो तो म्यू नॉट स्क्वायर का रूट म्यू नॉट, N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर का रूट N1 N2, पाई इंटू पाई का रूट ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर का प्रोडक्ट का रूट, देखो पूरा ये आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको, सही बात है क्या, देखो यस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया कि म्यूचुअल इंडक्शन इज एग्जैक्टली रूट L1 L2, बिकॉज देयर इज वेरी गुड कपलिंग हियर, बहुत अच्छी कपलिंग हो रही है यहाँ पर। ये जो छोटी सोलेनोइड है ये भी बड़ी के बिल्कुल बराबर रेडियस की है, छोटी सोलेनोइड बड़े की बिल्कुल बराबर रेडियस की है। एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा था, इस सिचुएशन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन छोटी सोलेनोइड से पास नहीं हो पा रही थी, जब दोनों की रेडियस बराबर कर दी तो जितनी फील्ड लाइन क्रिएट करी बिगर सोलेनोइड ने उतनी पूरी ही छोटी सोलेनोइड से पास हो रही है।
100% फ्लक्स की लिंकेज हो गई जब मैंने सेम रेडियस और सेम लेंथ ले ली, कोई फ्लक्स वेस्टेज नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो? इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम एग्जैक्टली रूट L1 L2 आ गया। वेरेस अगर यहाँ देखोगे ना, यहाँ पर देखो जो छोटी सोलोनॉइड की रेडियस है, मैं अगर इधर की केसेस, ये तो ऊपर वाले केस की बात हो गई, ये स्पेशल केस की बात हो गई, और यहाँ अगर अपन देखें तो R1 was less than R2, L1 was less than L2। तो अब मैं यहाँ पर अगर रूट L1 L2 निकालूंगा, रूट L1 L2 फाइंड करूंगा अगर, तो इनके प्रोडक्ट का रूट निकालूंगा तो आएगा देखो म्यू नॉट N1 इंटू पाई का रूट पाई, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ये प्रोडक्ट का रूट आएगा R1 R2 रूट L1 L2, ये आएगा रूट L1 L2। इन दोनों के प्रोडक्ट का रूट लोगे तो देखो ये आएगा, और अगर इसे म्यूचुअल इंडक्शन से कंपेयर करो तो म्यू नॉट N1 N2 ये तो कॉमन है, पाई भी कॉमन है, यहाँ R1 का स्क्वायर है, वहाँ R1 R2 है, which is greater than R1 square because R1 is less than R2, and similarly यहाँ L1 है और रूट L1 L2, जो ज्यादा होगा L1 से because L2 is greater than L1, तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है this is greater than M, तो यहाँ पर M is smaller than रूट L1 L2। हमने जो जनरल सिचुएशन देखी उसमें M छोटा आ गया रूट L1 L2 से, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो छोटी सोलेनॉइड से पास नहीं हो रही, तो फ्लक्स की लिंकेज अच्छी नहीं हो रही थी, यहाँ 100% फ्लक्स लिंकेज हो गई है, यहाँ 100% फ्लक्स लिंकेज नहीं हुई, इसलिए ऐसा हो रहा है। M यहाँ पे एग्जैक्टली रूट L1 L2 के बराबर हो गया, और यहाँ M छोटा है रूट L1 L2 से। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है? देखो अच्छे से, यस, ओके, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को समझ के हम म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सर्किट उससे लिख देते हैं रूट ओवर L1 L2 टाइम्स K, where K denotes their coupling, K here is showing their coupling, K को बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, K equal to 1 for 100% coupling, and K equal to 0 for no coupling, ठीक है? नॉर्मली K की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो जब भी दो सर्किट तो आपके पास, दो सर्किट्स का म्यूचुअल इंडक्शन निकालना हो तो म्यूचुअल इंडक्शन इज K टाइम रूट L1 L2, वेयर K इज सम कपलिंग कांस्टेंट। वो कपलिंग कांस्टेंट क्या बताता है कि सर्किट में कितनी अच्छी कपलिंग होती है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको सेल्फ इंडक्शन दे देंगे और म्यूचुअल इंडक्शन पूछ लेंगे और K की वैल्यू दे देंगे, तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अदरवाइज म्यूचुअल इंडक्शन निकालना तो आपको आता ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बाकी इस तरह से निकालना। और कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है ये समझना है आपको। वो कुछ किताबों में लिखा रहता है कि म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन पर डिपेंड करता है, तो यहां से समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन पर डिपेंडेंट होता है। ये इस इक्वेशन से हमको समझना आता है। बोलो, आपको आ रहा है ये? म्यूचुअल इंडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सेल्फ इंडक्शन, तो यहां से दिखता है वो सब कुछ। देखो बोर्ड पे जो जो लिखा है, कहीं कुछ भी डाउट हो तो बताओ मुझको। सर, हाँ सर ये जो अपन ने केस 1 में R1 R2 इक्वल्स L कर दिया, हाँ, तो इसके जो दोनों सोलेनॉइड है वो तो एक ही हो गए। एक जैसी रेडियस की हो गई, एक नहीं हो गई, नंबर दोनों के लूप अलग है। अच्छा, मतलब कोइंसाइड हो जाएंगे ना वो तो, हम्म, सेम ही एक्सिस पे है, सेम ही लेंथ है और सेम ही रेडियस है, तो दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड हो गए तो फिर तो वो एक ही सोलेनॉइड बन गया, सारे वायर्स मिक्स हो जाएंगे। एक सोलोनॉइड बन गया ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। वो सोलोनॉइड तो इंसुलेटेड है ना एक दूसरे से, वायर टच भी कर जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि एक का करंट दूसरे में चले जाएगा, अच्छा ठीक है सर। है ना? आयुष पूछ रहा है सर दिस इज कॉमन फॉर ऑल टू शेप्स। हाँ बेटा, ये M इक्वल टू K टाइम रूट L1 L2 ये तो सबके लिए वैलिड है।
और कोई डाउट? पूछो जो भी डाउट हो, डाउट जितने पूछोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। यहाँ पर कपलिंग अच्छी हो गई थी, क्यों? क्योंकि ये दोनों की रेडियस बराबर हो गई, लेंथ भी बराबर हो गई। अभी क्या हो रहा है, ये जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच वाली सोलेनोइड से लिंक नहीं हो रही थी। जब दोनों की रेडियस बराबर कर दी तो जितना प्लग बड़ी सोलेनोइड क्रिएट कर रही है उतना पूरा ही छोटी से लिंक हो रहा है, तो लिंकेज अच्छे से हो गई, इसलिए m इक्वल टू रूट L1L2 हो गया। और यहाँ लिंकेज अच्छे से नहीं हुई थी। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर ये फॉर्मूला हम सोलेनोइड के अलावा किसी और चीज पे भी लगा सकते हैं सर, लेकिन लाइक आइडेंटिकल रिंग सर? कौन सा फॉर्मूला कौन सा लगाना चाह रहे हो? सर ये m इक्वल टू k अंडर द रूट ऑफ L1 L2 सर। हाँ ये बोला ना मैंने, ये लगा सकते हो, ये तो सबके लिए वैलिड है, ये तो सबके लिए वैलिड है। यस सर। ठीक है, प्रोवाइडेड आपको k पता हो तो लगाना, k नहीं पता हो तो मत लगा देना। ठीक है यस सर। चलो और कोई डाउट? चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, इतने जो चीजें पढ़ी उसको बेस्ड। देखो पहला तो एक दो आसान क्वेश्चन करेंगे अपन, तो यहाँ मेरे पास स्पेस है, यहीं पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो यहाँ एक सर्किट है और इधर एक सर्किट है, दिस इज सर्किट 1, दिस इज सर्किट 2। ध्यान से देखना, सर्किट 1 में जब 1 एम्पीयर का करंट है तो सर्किट 2 से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है वो है 3 वेबर का। सर्किट 2 से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है वो 3 वेबर का। जब सर्किट 1 में 1 एम्पीयर का करंट है तो म्यूचुअल इंडक्शन से जो सर्किट 2 में फ्लक्स है वो 3 वेबर का है। अगर इफ सर्किट 2 में मैं करंट प्रोड्यूस कराऊं, सर्किट 2 में 2 एम्पीयर का करंट प्रोड्यूस कराऊं, तो फर्स्ट से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा बताओ? बताओ। ऋत्विक का जवाब भी आ गया, वेरी गुड। निमित का भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी करो, जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया मैंने ये। फर्स्ट का करंट सेकंड में मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है, तो वो जो फ्लक्स होना चाहिए वो होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन इनटू फर्स्ट का करंट, जो क्वेश्चन में 1 बोला है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन इज 3 हेनरी। तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, ये जो करंट होना चाहिए वो होना चाहिए m इंटू आई इन द सेकेंड सर्किट, तो आ जाएगा 6 वेबर आंसर। फर्स्ट में आने वाला फ्लक्स वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट इनटू सेकंड का करंट, सिंपल। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके सामने रेक्टेंगुलर लूप रखा है, ये डिस्टेंस मैंने L दी है, ये मैंने A बताई है और ये मैंने B बताई है। एक ये रेक्टेंगुलर लूप है साइड AB का, साइड AB का रेक्टेंगुलर लूप है, और ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। करंट नहीं बताया मैंने इसमें। इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन पूछा है, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू, बताओ इन दोनों के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्शन है, बताओ। Between infinite long wire and between the rectangular loop, what is the value of mutual induction? करो। What is the mutual induction coefficient between the two?
चलो ऋत्विक का जवाब आ गया। ये मुझे लगता है आपको तो याद हो जाना चाहिए था, ये इतनी बार करा चुका हूं मैं आपसे क्वेश्चन कि आपको तो याद हो जाना चाहिए था। देखो अच्छे से, इसके करंट से इसका फ्लक्स आपने कई बार निकाला है, म्यू नॉट आई इन द फर्स्ट वायर अपॉन 2 पाई डिस्टेंस x ले लेते थे, फिर x को इंटीग्रेट करते थे तो b इंटू एल एन ऑफ a प्लस एल अपॉन एल, ये आ जाएगा। तो करंट हटा के जो चीज दिख रही हो म्यूचुअल इंडक्शन, ये रहा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। अरे अच्छा, ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं पहले तो बताओ। चलो सब बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस लूप में कुछ करंट मान लेता तो उस वायर से रिलेटेड फ्लक्स लिख सकता हूं क्या? इस लूप में मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस वायर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? एम आई, बिल्कुल सही एम आई। वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भाई एक हमारे पास लूप है, उसमें करंट है, उसकी वजह से सिंगल एक वायर से मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सिंगल वायर से मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या? इसका कोई एरिया तो डिफाइन कैसे करेंगे? थोड़ा सा अजीब लगता है ना सुनने में। इसका एरिया का मतलब क्या है ना? तो इसके एरिया का मतलब क्या होता है? देखो ये वायर इनफाइनाइट जो है उसको इंफिनिटी से इंफिनिटी तो तुम ज्वाइन कर सकते हो ना। आप ऐसा मान सकते हो ना कि इंफिनिटी से आपस में कनेक्टेड थे इसके एंड, ऊपर वाला एंड नीचे वाला एंड एक इनफाइनाइट रेडियस के सर्कल से जुड़े हुए थे। तो ये बन गया ना लूप, समझे? बस, तो इस एरिया से जो फ्लक्स है वो पता है आपको, पता है? ठीक है। अच्छा, ये जो लूप माना आपने, ये जरूरी थोड़ी इस तरफ मानो, इसको दूसरी तरफ मान सकते हो। आप ऐसा मान सकते हो ये जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसमें इधर इंफिनिटी से इंफिनिटी तक तुमने एरिया ले लिया, फिर इस लूप से यहां वाले एरिया से फ्लक्स निकल गया। समझ में आई बात? इस लूप के करंट से इस एरिया से फ्लक्स निकल गया, ऐसा भी सोच सकते। आया क्या बात समझ में? ये चलो, ये साल लगा रहा हूं मैं, सोच बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये, याद रखना है, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये। चलो अच्छा, हमने सेल्फ इंडक्शन या सॉरी इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे क्या? पार्थ बोल रहा है ये तो जीरो ही होगा ना। नहीं पार्थ, इसके करंट से यहाँ से फ्लक्स जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग फ्लक्स आ जाएगा, वो निकाल लोगे m इंटू आई करके, ठीक है? चलो सेल्फ, हमने इंडक्टर का सीरीज पैरेलल पढ़ा था, और वहां पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि मैं म्यूचुअल इंडक्शन को जीरो मान रहा हूँ। तो ये एक इंडक्टर है, ये एक और इंडक्टर है, और मैंने माना इनमें आपस में कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं था, तो इनका जो रिजल्टेंट आया था वो L1 प्लस L2 आ गया था, ठीक है? तो मैंने क्या एज्यूम करा था वहां पर कि जो फर्स्ट इंडक्टर में करंट है उसकी वजह से सेकंड में कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, और सेकंड के करंट से फर्स्ट में कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, मैंने ऐसा एज्यूम करा था। और ऐसा कई बार होता है, इसके करंट से वहां फ्लक्स आ सकता है, वहां के करंट से यहाँ फ्लक्स आ सकता है, ऐसा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, ठीक है? तो अगर इनमें म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट m हो तो पहली इंडक्टर में जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा उसके खुद के करंट से फ्लक्स प्लस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से फ्लक्स, और करंट तो दोनों में सेम है, तो एक्चुअली इसके करंट से जो फ्लक्स होगा वो m इंटू आई लिख के मैंने ऐड करा है। ये समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड इंडक्टर से फ्लक्स को भी ऐसे लिखूंगा मैं, बोलो म्यूचुअल इंडक्शन भी हो सकता है दोनों इंडक्टर्स में। सो इसमें करंट से खुद के करंट का फ्लक्स भी है, अपने ही करंट से अपने में फ्लक्स आ रहा है, वो सेल्फ इंडक्शन का फ्लक्स हो गया, और इसके सेकंड लूप के सेकंड इंडक्टर के करंट से फर्स्ट इंडक्टर में फ्लक्स भी आ सकता है, दैट इज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट इंडक्टर मे बी दिस टू टर्म्स,
क्या है, क्लियर है सब बच्चे? देखो अच्छे से, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, भाई जो म्यूचुअल इंडक्शन है जरूरी थोड़ी उसका फ्लक्स इससे ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मान लो दोनों इंडक्टर इस तरह की थी कि एक इंडक्टर में टर्न्स ऐसे थे कि इधर फील्ड बन रही है, दूसरी इंडक्टर में टर्न ऐसे तो उल्टा फील्ड बन रही है, तो अपोजिट भी हो सकता है, इसलिए बीच में माइनस साइन भी आ सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? माइनस साइन भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बने सेम बने, हो सकता है कि इनमें वाइंडिंग उल्टी कर रखी हो, एक में वाइंडिंग क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज कर रखी हो, तो उससे उल्टी डायरेक्शन फ्लक्स बन सकता है, तो बीच में माइनस साइन भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर आई को कॉमन ले लूं तो L1 प्लस माइनस एम आई, और यहाँ पर हो जाएगा L2 प्लस माइनस एम आई। तो ये फर्स्ट इंडक्टर का इफेक्टिव L हो गया, ये सेकंड इंडक्टर का इफेक्टिव L हो गया। तो अब इनका L इक्विवेलेंट जो आएगा वो L1 प्लस L2 होता था ना, तो इनका कम कर दो, तो आएगा L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस प्लस माइनस ट्वाइस M, ये आएगा L इक्विवेलेंट। दिस शुड बी द इक्विवेलेंट L इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या करते थे, इनका सेल्फ इंडक्शन जोड़ देते थे ना अपन, L1 प्लस L2 करते थे, तो ये इफेक्टिव L जैसा है फर्स्ट का, ये इफेक्टिव L जैसा सेकंड का, इनको ऐड कर दो, ये आएगा रिजल्ट। आ रहा है क्या समझ में? देखो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये जो M होता है ऐसा लिख सकते हो M को, M कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और अगर 100% इफ 100% कपलिंग दैट इज K इक्वल टू 1 हो गया, तो K को 1 डालो, तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रूट L1 प्लस माइनस रूट L2 का होल स्क्वायर। तब ये रिजल्ट आएगा फिर हमारे पास, ये हो गया रूट L1 स्क्वायर, ये हो गया रूट L2 स्क्वायर, ये हो गया 2 रूट L1 L2, K को 1 डाल दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी। बोलो ये समझ में आ रहा है? यस, ओके। सो जेई एडवांस में तो ये सब चीजें इतनी आती नहीं है, मैंने तो ऐसा जेई एडवांस में क्वेश्चन नहीं देखा इन सब पे बेस, लेकिन जेई मेंस में आ सकता है। तो हमने एक बार चीजें देख ली, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर विथ म्यूचुअल इंडक्शन। अब पैरेलल के लिए भी ऐसे फॉर्मूला बन जाता है, उसमें इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, तो L1 L2 को ये लिख देना बस, उससे वो भी हो जाएगा। चलो, तो अपन ने इंडक्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ लिए, यहाँ तक किसी से सबको क्लियर? अब ना म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो पोर्शन है वो कवर हो गया है, इसके आगे हमें करना है एलसी ऑसिलेशन, बट इट टेक्स सम टाइम। तो मैं अभी तो टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 8-1 मिनट है, तो मैं अभी नहीं कर रहा स्टार्ट उसको नेक्स्ट क्लास में फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपन। एसएचएम से बिल्कुल रिलेटेड है एलसी ऑसिलेशन, एसएचएम के जैसा ही होता है एलसी ऑसिलेशन, तो एसएचएम आप रिवाइज कर ही रहे हो अभी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एलसी ऑसिलेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स में शुरू के क्वेश्चंस म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, तो सब करके लाओ, 7-8 क्वेश्चन कुछ शुरुआत के सब म्यूचुअल इंडक्शन पे, तो वो करके लाओ। फिर बचेगा अपना एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफॉर्मर, एक लेक्चर लगेगा मुझे ये सब कराने में, तो अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपका होमवर्क ये है कि आप लोग अब एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट करके लाओ, उसमें एलसी सर्किट के ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो पूरे हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1 100% नेक्स्ट क्लास में करके लाओ, अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं, वेडनेसडे तक करो, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको रेस, अच्छा एक्सरसाइज 1 और 2 भी कर ली, बहुत बढ़िया, कर लिए तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। और एक्सरसाइज 1-2 के अलावा फिर एससीबी के बचे हुए क्वेश्चन भी कर लो जल्दी से, 65 के आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सब भी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ये जब पूरा ईएमआई हो जाएगा हमारा, एक लेक्चर करीब लगेगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलो तो फिर आज अपन रुके यहीं पे, आपको होमवर्क बता दिया मैंने,
है ना। बिगिन बॉक्स स्टार्ट कर दो नेक्स्ट वाला, और एक्सरसाइज 1 2 दोनों पूरी करके लाओ। वेडनेसडे तक कोशिश करो पूरा करने की, एससीबी के बच्चे हुए क्वेश्चन पूरा करके लाओ, ठीक है। इतना काम कंप्लीट करके लाओ, वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में अपन कल इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एसी की रेस क्यों भेजी? मैंने इसलिए भेजी कि अब वो भेजना तो थी, अब वो मैंने आज थी मेरे पास, तो मैंने बोला आज ही भेज दो अब, ठीक है। कभी कभी मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ भेजने में, इसलिए आज ही भेज दी। जब एसी हो जाएगा फिर स्टार्ट कर लेना वो, है ना, अभी मत करना। चलो ओके बच्चों, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।